Guys, good evening to all of you and welcome back to my lecture chemistry with Ashish Arora. And आप सब लोग काफी प्यारे दिखते हो, काफी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल दिख रहे हो, but that's fine. We are going to continue with our lecture. आज का हमारा नया चैप्टर जो है वो chemical kinetics by Ashish Arora, definitely yes. And as you know, this is basically physical chemistry का चैप्टर है. And physical chemistry का चैप्टर हम लोग को पता है कि हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है. एंड ये एक लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में ऐसा बाकी रहा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है. उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हार्डली कोई है. जितने भी है वो अलग टाइप के चैप्टर रहेंगे, थियरी बेस्ड रहेंगे, बट दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं, पहली चीज जो हम करने वाले हैं, देख लेते हैं कि लास्ट 10 साल का सीबीएसई का पेपर का एनालिसिस. तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 इयर्स सीबीएसई बोर्ड पेपर, 10 इयर्स के सीबीएसई बोर्ड के पेपर का टॉपिक वाइज एनालिसिस देखेंगे. इसके अंदर टॉपिक कितने हैं? पहले तो देयर आर बेसिकली 6 टॉपिक्स आते हैं. टॉपिक नंबर 1 जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है. टॉपिक नंबर 2 जो है आपके पास वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रहेगा. टॉपिक नंबर 3 जो है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन रहेगा. टॉपिक नंबर 4 जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा. टॉपिक नंबर 5 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एंड टॉपिक नंबर 6 कोलिजन थियरी. हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक में से 1 मार्कर्स पूछेंगे, कौन से टॉपिक में से 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स लास्ट 10 ईयर सीबीएसई पेपर्स के अंदर. तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर मैं पहले 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ. और लेक्चर आज के लेक्चर के अंदर एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 3 एंड 4 करेंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस 3 एंड 4 के न्यूमेरिकल करेंगे. एंड देन देखते हैं कि 5th एंड 6th होता है कि नहीं होता है. देन 5th एंड 6th के न्यूमेरिकल 5 या 6 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए. चैप्टर इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसके अंदर एक भी मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए. अच्छा, टॉपिक वाइज में अगर एनालिसिस आगे कंटिन्यू करता हो तो इस तरीके से. अगर हम 1 मार्कर्स की बात करें, 1 मार्कर्स जो होते हैं वो कितने पूछे गए इसके अंदर जरा देखते हैं. तो इसके अंदर ये टॉपिक के अंदर जो पहला वाला है, पहले टॉपिक में से 3 1 मार्कर पूछे गए, दूसरे में से 8 1 मार्कर पूछे गए, तीसरे में से 2, इसमें से एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, एज यू कैन सी. तो हमें इतने क्वेश्चंस यहाँ पे 1 मार्कर्स पूछे गए. एंड देन वील कंटिन्यू फर्दर. देन सेकंड जो हम बात करेंगे 2 मार्कर्स. 2 मार्कर्स येलो कलर में ले रखे हैं. इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर 14 क्वेश्चन है, एज यू कैन सी. इसके अंदर 7 क्वेश्चंस है, इसके अंदर ओनली 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंड इसके अंदर 2 मार्कर एक भी क्वेश्चन नहीं है. चलो ठीक है. देन हम बात करते हैं 3 मार्कर्स. 3 मार्कर्स काफी सारे. यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 क्वेश्चन बराबर. एंड इसके अंदर 3 मार्कर नहीं है. एंड देन द लास्ट 4 मार्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो 4 मार्कर्स, हाँ, इसमें से पूछा गया है. यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे 1 क्वेश्चन. 4 मार्कर्स 3 जगह पे पूछा गया है. ओवरऑल देखने जाओ तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. टोटल इसके अंदर अगर आप देखते हो तो 19 3 57 मार्क का यहाँ पे पूछा गया, 7 2 14 मार्क का यहाँ पे एंड 2 into 1 2. तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो 57 plus 14 71 plus 2 73 मार्क्स का पूछा गया है. बराबर है क्या? कृषांक क्या हुआ बेटा? व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप आवर वीडियो? नाउ आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस कि यहाँ पे ये जो है वो हमें 73 मार्क्स का ये टॉपिक पूछा गया है. देन उसके बाजू वाला टॉपिक जो है इसका अगर हम देखते हैं तो 14 into 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स आपके पास 3 into 3 है, 28 plus 9 एंड 4 मार्कर भी 1 है एंड 8 1 मार्कर्स है एंड 4 मार्कर 1 है. तो टोटल अगर आप देखें तो आई थिंक 49 मार्क्स जितने कुछ हो रहा है. 9 and 8 17 एंड 20, हाँ 49 मार्क्स का हो रहा है एंड ये 43 मार्क्स का हो रहा है. मतलब ये जो 3 टॉपिक है ना बड़े हैं.
ये टॉपिक नंबर फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वाला एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन, ये तीन जो टॉपिक है वो काफी काफी बड़े हैं एंड इसके अंदर खाली 1 मार्क का पूछा गया है। इसके अंदर भी ज्यादा आपको नहीं पूछा गया, गिन के देखने तो 7-9 मार्क का होता है। इसके अंदर भी आई थिंक ऑलमोस्ट 9 मार्क का जितना हो रहा है। सो दिस इज द एनालिसिस विच वी डू है। तो काफी इमीडिएटली पता चलता है कि भाई तीन टॉपिक पे कहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बराबर है कि नहीं। सो हम देखेंगे यहाँ पे, विल कंटिन्यू फर्दर। इसको मैं निकालता हूँ। Okay, and then we'll continue further. Okay. Now आज का चैप्टर हम चालू करते हैं। चैप्टर जो का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले रेट क्या होता है? रेट ऑल ऑफ अस वी नो, स्पीड। अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं किसी सब्सटेंस का, अगर हम किसी कोई लेट्स से देयर इज वन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन, अगर वो मोशन में है देन उसकी स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्पीड इज ऑलवेज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो अगर स्पीड कहीं जगह पे मेजर की जाती है तो हमेशा फिजिक्स में हम इस तरीके से मेजर करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स व्हाट द स्पीड इज। हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। अगर सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे रिएक्शन ले रहा हूँ N2 + 3H2 gives us 2NH3। सपोज ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन के लिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे शुरुआत में आप रिएक्टेंट लोगे, डाई नाइट्रोजन इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, डाई हाइड्रोजन इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। उन दोनों का रिएक्टेंट का सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होगा एट टाइम t = 0 पे। 0 टाइम पे उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है, और उस टाइम पे प्रोडक्ट जो होता है अमोनिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है। एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम निकलता है धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाता है, मतलब वो डिक्रीज होता जाता है। यू कैन सी दैट रिएक्टेंट डिक्रीजेस बट एट द सेम टाइम concentration of product keeps on increasing। बराबर है कि नहीं? ये काफी सिंपल सा फिनोमिना है, all of us we know about that। बराबर है कि नहीं? अगर आपको लगता है बराबर है तो देन लिखिए बराबर है, अदरवाइज लिखिए नो। चलो चलो, अगर बराबर लगता है तो बराबर लिखिए। वेदांत, रीजा एंड रीचा, आप चारों के वीडियो बाकी है। चलो आप चारों अपना कैमरा ऑन करो, बाकी सबका बराबर है। बराबर ना अंश? अंश तू माचो मैन से कैसे ये ब्लैक टी शर्ट पे आ गया? बराबर है, विल कंटिन्यू। गुसीरत राणा, ओके हाँ, ओके गाइस विल कंटिन्यू फर्दर। मेरे यहाँ पे दो अकाउंट है, एक अकाउंट में मैं वीडियो पे दिख रहा हूँ, दूसरे पे वीडियो चालू नहीं किया क्योंकि दैट्स अ मोबाइल वाला पार्ट है। एनीवे आपको एक ही आशीष सर को देखना, दो को नहीं देखना। सो लुकिंग एट दिस, द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड as the ratio of the change of concentration of reactant और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी ले लीजिए, उसका चेंज कितना हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट।
चलो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सपोज हमारे पास एक इनिशियली कोई टाइम है, लेट्स से कि ये टाइम पे शुरुआत से थोड़ा सा अलग, लेट्स से कि ये टाइम हमारा t1 है। एट दिस टाइम t1 हमारे पास रिएक्टेंट लेट्स से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन r1 था, एंड आफ्टर टाइम t यहाँ पे t2 आ गया। t2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बन गया है r2, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली p1 था एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बन गया है p2। बराबर, ये ग्राफ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, आपको मुझे दो आंसर देने हैं। पहला आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन r1 एंड r2, क्या r1 r2 से बड़ा है, r1 r2 से छोटा है, क्या r1 एंड r2 इक्वल है? इसका एक आंसर टाइप करना है। वेट, अभी मुझे खत्म कर दिए। और दूसरा आंसर, प्रोडक्ट के अंदर क्या p1 p2 से बड़ा है, p1 p2 से छोटा है, एंड p1 इक्वल टू p2। आप मुझे चैट बॉक्स पे ये टाइप करके भेजिए ना प्लीज, मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। ओके, दिया मेहता का आंसर आ रहा है, R1 इज ग्रेटर सबको। कृषांक बोल रहा है बोथ आर इक्वल। आपको एक रिएक्टेंट का आंसर देना है और एक प्रोडक्ट का आंसर देना है। आपको ग्राफ में देख के मुझे बताना है। कृषांक, ग्राफ में देख के मुझे बोल, R1 कहाँ है, R2 कहाँ है, P1 कहाँ है, P2 कहाँ पे, सबको देना है आंसर। ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर मी, ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर मी। देखिए ग्राफ पे आपको क्या दिख रहा है, लुकिंग एट ग्राफ यू नीड टू आंसर मी। सबको देना है आंसर, सोच के मुझे जवाब देना है। प्रथम P1 एंड P2 का रिलेशनशिप देखो जरा, ग्राफ पे देख के मुझे बताओ। पुण्य सोच के बोल। हाँ बराबर है पुण्य, चल तेरा पुण्य बराबर है। प्रोडक्ट के बारे में भी लिखिए बेटा, रिएक्टेंट तो आप ऑलमोस्ट सब लोग सही लिख रहे हो। बराबर છે यज्ञ, बिल्कुल बराबर છે। R1 is more than P1 is absolutely correct। प्रीत, प्रीत बराबर છે। हाँ, और अमान शेख बराबर है, आयरीन बराबर છે, वरुण बराबर છે बेटा, अंश बराबर છે, दिया मेहता बराबर है, फोरम राजिल। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्राफ में देख के आपको मुझे बताना है। बराबर ना, इससे एक चीज तो पता चल रही है हमें, दैट फोरम बिल्कुल सही है, प्रथम बराबर है, खुशी बराबर है। दैट व्हाट डू वी गेट इज दिस। आपके पास जो आंसर आया है, आपने मुझे ये आंसर दिए, बराबर। अभी बाकी के आंसर में निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये, आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे किस तरीके से, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस चीज को यूटिलाइज करते हुए हम आगे जाएंगे। हमेशा हमें जब रेट फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया रेट इक्वल्स टू change in concentration upon time taken for that। चलो रिएक्टेंट के बेस पे फाइंड करना है, बेस्ड ऑन रिएक्टेंट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड चेंज। R2 minus I1 अपॉन T2 minus T1। एंड अगर मुझे रेट फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल concentration of product minus initial concentration of product upon time taken for that। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज जो आपने मुझे बताई, उसको मैं रिपीट कर देता हूं। आपने क्या मुझे बताया, दैट R2
इज स्मॉलर देन R1, तो उसके बेस पे अगर मैं ये R2 माइनस R1 करूंगा, देन दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव, दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव। एंड आपने मुझे और एक चीज भी बताई, दैट P1 is greater than sorry P2 is greater than P1, आपने मुझे ये भी बताया। तो उसके बेस पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो दिस फेलो इज पॉजिटिव, P2 माइनस P1 इज पॉजिटिव, वेयर R2 माइनस R1 इज नेगेटिव। हम हमेशा रेट को क्या करेंगे, इट हैज टू बी ए पॉजिटिव रेट। तो पॉजिटिव रेट लेके आने के लिए हम एक छोटी सी चीज करेंगे, R2 माइनस R1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो उसको नेगेटिव नहीं रखने के लिए यहाँ पे आगे और एक नेगेटिव लगा देंगे। सो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड R2 माइनस R1 को मैं बोलूंगा डेल्टा R, एंड T2 माइनस T1 को बोलूंगा डेल्टा T, एंड यहां पे बोलूंगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, बराबर है। तो अगर आपको रेट रिएक्टेंट के बेस पे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपका बनता है माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, एंड रेट प्रोडक्ट के बेस पे अगर आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने ये जो दो फॉर्मूला छोटे से डिराइव किए, आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। Okay guys, you people are doing good. ओके, तो मैं उसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। मैं इन सबको हटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। एंड अगर हम देखते हैं तो हमें रेट मिलता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, एंड रेट एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। याद रखना रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा माइनस लेंगे, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी, एंड प्रोडक्ट के लिए प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लेंगे। बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? खाली मुंडी हिला दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आप सबके चेहरे को देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 2 सेकंड तक मुंडी हिलाते रहिए, मैं सबके चेहरे को देख रहा हूँ। आए हाय, दिया मेहता, दिया भट्ट आपने मुंडी नहीं हिलाई। रिया भिमानी ने भी नहीं हिलाई। फोरम आपका आधा आँख ही दिख रहा है, आपने कैमरा को फोकस नहीं किया। ओके गुड। एंड प्रीत पटेल तो कैमरा पे उंगली करता रहता है। ओके पुनिया, नाक पे उंगली मत कर। बेटा सब लोग देख रहे हैं, पुनिया डोंट डू दैट। ओके गाइस, विल कंटिन्यू, जस्ट जोकिंग, विल कंटिन्यू। आप लोग बहुत अच्छे हो। ओके एंड ये छोटा ग्रुप है तो पढ़ाने की मजा आती है। वो 90 स्टूडेंट का ग्रुप था यार। विल कंटिन्यू फर्दर। सो आपको रेट एवरेज समझ में आ रहा है ना? विल कंटिन्यू फर्दर। जरा ध्यान से ये पॉइंट समझना। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जरा जो ये जो था उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो रिएक्शन मैंने ले रखा था, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, N2+3H2 2NH3 है, बराबर ना? वो रिएक्शन को मैं जरा यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से कि जब हमने टाइम t इक्वल टू 0 था, तब इसके 60 मोल्स थे आपके पास, और लेट्स से कि इसके 100 मोल्स थे आपके पास। एंड ऑब्वियसली ये शुरुआत में 0 था। ये शुरुआत में कितना था? 0 था। टाइम t इक्वल्स टू 20 मिनट के बाद, ड्यूरिंग दिस 20 मिनट, लेट्स से कि इसके 10 मोल यूज हो गए, तो हाइड्रोजन के कितने मोल यूज होंगे? चलो मुझे बताओ ना। इसके 10 मोल यूज हुए, हाइड्रोजन के कितने होंगे? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो मुझे। अगर नाइट्रोजन के 10 मोल यूज हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज हुए होंगे? चैट बॉक्स पे, आई एम वेटिंग फॉर यू। 30 ऑब्वियस है, इट्स ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, तो इसके 30 मोल्स यूज हो रहे हैं।
एंड ये प्रोडक्ट कितनी मिली हुई होगी आपको, देखो यहाँ से पता चलता है आपको। अगर आप देखते हो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, जब जब ये 1 यूज होता है तब ये 3 यूज होता है, एंड ये कितना यूज होता है, ये 2 प्रोड्यूस होता है, तो ये 20 प्रोड्यूस हुआ होगा। तो आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट डू वी हैव इज दिस, ये बच जाएगा 50 मोल, ये बच जाएगा 70 मोल, और ये मिलेगा 20 मोल्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ सपोज हमें ये 20 मिनट के लिए स्पीड फाइंड करनी है, तो नाइट्रोजन बेस स्पीड फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन बेस स्पीड फाइंड करते हैं, और अमोनिया बेस स्पीड फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास रेट जो है वो मिलेगा माइनस R2 माइनस R1, अगर रिएक्टेंट बेस करते हो, अपॉन T2 माइनस T1, ये किया तो माइनस R2 था 50 माइनस 60 अपॉन टाइम है आपके पास 20 माइनस 0। तो अगर आप देखने जाते हो तो ये आ रहा है 10/20, या तो लिख सकते हो 1/2। एम आई राइट? इसके बेस पे ये इतना रेट मिला। फिर आगे चलते हैं हम दूसरे के लिए, हाइड्रोजन के बेस पे फाइंड करेंगे रेट को। तो इसके लिए रेट आएगा आपके पास माइनस, अगेन फॉर्मूला सेम है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। सो इसके लिए R2 था 70 मोल, माइनस 70, शुरुआत किया था 100 से, अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज 20 माइनस 0। तो अगर आप देखते हो तो दिस बिकम्स 30/20, या तो आप लिख सकते हो 3/2। एंड देन अमोनिया के बेस पे हम रेट फाइंड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1 अपॉन T2 माइनस T1। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लेते हैं तो ये आएगा 20 माइनस 0, और यहाँ पे भी 20 माइनस 0, इनफैक्ट 20/20, ये हो गया 1/1। अच्छा जरा ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे स्पीड मिल रही है, हाइड्रोजन के बेस पे, नाइट्रोजन के बेस पे फाइंड कर रहे तो 1/2 आ रही है, हाइड्रोजन के बेस पे फाइंड कर रहे तो 3/2 आ रहा है, एंड अमोनिया के बेस पे फाइंड कर रहे तो 1/1 आ रहा है। यार ये मैंने एक ही रिएक्शन लिया था, सेम रिएक्शन, सेम टाइम पीरियड। अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से देखो तो तीनों की स्पीड अलग अलग आ रही है। ये कैसे हो सकता है? सपोज 3 लोग एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, और तीनों सेम टाइम पे, जो टाइम पे वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम टाइम पे अगर वो स्पीड मेजर करते हैं, तो क्या तीनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है? एक कार की स्पीड तीनों के लिए सेम ही होगी ना, बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम ट्रैवलिंग इन द सेम व्हीकल। So यहाँ पे all 3 reactant and product are in the same reaction in the same time period. They should not have a different speed. Am I right or wrong? So some calculations we have made some mistake over here. Are you able to understand what I am trying to explain you over here? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो अपनी खाली मुंडी हिला दो, मैं खाली आप लोगों को देख रहा हूँ, बराबर? What am I trying to do over here? Okay? कृष्ण काफी सीरियस है। कृष्ण तुझे समझ में नहीं आया, तूने नो वाली मुंडी हिलाई, आपकी ना है ये? अच्छा आपकी हाँ है। ओके आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? ओके एट ए टाइम मैं 4 लोग को ही देख पाता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़े प्लीज थोड़े टाइम के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए कि आप थोड़ी ज्यादा मुंडी हिलाओ, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ओके ऋषिराज, मितांशु, रिचा, वेदांत, आयरिन, पुट ऑन योर कैमरा। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर पाते मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली हमने एक सबसे बड़ी जो गलती कर रखी थी वो ये है कि हमने इन तीनों के अंदर इसको कंसिडर किया ही नहीं। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तीनों के अंदर अलग अलग है। वी नीड टू कैलकुलेट दैट। व्हाई? बिकॉज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो उसको हमें कंसिडर करना जरूरी है। याद रखना, अगर मैं जैसे कि नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 था, तो मैं क्या करता हूं, उसके रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है,
तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ फाइनल को 1/3, और इसका कोएफिशिएंट 2 है, उसको मैं रेसिप्रोकल यानी 1/2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी तीनों का आंसर देखिए, ये आया 1/2, यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, ये आया 1/2 और ये भी आया 1/2। तो तीनों की स्पीड आपको सेम मिल रही है अभी। ओके, आपको शायद मेरा कैमरा बीच में आ रहा होगा, यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ। हाँ, तो ये तीनों की स्पीड सेम आ रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो व्हाट वी नीड टू डू, याद रखना, तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, देन अगर आपको रेट फाइंड करना है, देन रेट इक्वल्स टू, आप डेफिनेटली माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी जरूर लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कीजिए। अगर H2 से फाइंड करना है तो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी तो जरूर लिखिए, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 1/3 था, उससे डिवाइड करना जरूरी है। अमोनिया का अगर आपको लिखना है तो प्रोडक्ट है, इसलिए डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी पॉजिटिव लिखोगे, बट उसका कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करना जरूरी है। बराबर है? आपको समझ में आ रहा है मैं ये जो बता रहा हूं? समझ में आ रहा है तो आप यस लिखिए, अदरवाइज लिखिए नो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पुण्य को समझ में नहीं आया? ओके पुण्य, मैं आपको माइक पे ले रहा हूं। हाँ बेटा पुण्य, क्या हुआ बेटा? हाँ सर, लास्ट स्टेप में તમે એમ કીધું કે અગર આ ફાઇન્ડ કરવાનું, અગર આ ફાઇન્ડ એટલે આ ક્વેશ્ચનમાં कैसे કોને ફાઇન્ડ કરવાનું? अरे मैंने जो पॉइंट समझा, अभी क्वेश्चन पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। डोंट गो इनटू क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेन यू कंसेप्ट कि अगर आपको रेट फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड करोगे कि आपको रिएक्टेंट को डेल्टा N2 बाई डेल्टा NT लेना, उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। बस इतनी चीज सिखा रहा हूँ आपको। आई नॉट टॉट यू अबाउट क्वेश्चन येट, डोंट गो टू द क्वेश्चन। कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट पहले सीखोगे बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे ना। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, विल कंटिन्यू फॉर। सो गाइस, व्हाट एम आई डूइंग, मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई है, पहले मैं उसको निकालता हूँ और लेट्स गो टू दिस पॉइंट। रेट एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन माइनस रेट एवरेज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये सिखाया मैंने। रेट एवरेज डीपी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी सिखाया। और सपोज आपके पास कोई रिएक्शन ऐसा है, M1A M2B N1C N2D, where A, B are reactant, obviously C and D are product. M1, M2 stoichiometric coefficient, N1, N2 stoichiometric coefficient. Suppose अगर आपके पास ऐसी चीज है, then अगर मुझे रेट फाइंड करना है, then रेट मैं इस तरीके से डिटरमाइन करूंगा। रेट जो आपको मिल रहा है, रेट एवरेज -1/M1 डेल्टा A by डेल्टा T, -1/M2 डेल्टा B by डेल्टा T, 1/N1 डेल्टा C by डेल्टा T and 1/N2 डेल्टा D by डेल्टा T। क्या आपको ये समझ में आया? समझ में आया तो आप लिखो अंडरस्टूड, अदरवाइज लिखो नो। समझ में आया तो जरूरी लिखना है आपको अंडरस्टूड, नहीं आया तो लिखना है नो। Okay guys, that's good. वेदांत, अंश, राजिल, ऋषिराज, पुट ऑन योर कैमरा वरना मैं निकाल दूंगा मीटिंग में से। रीजा, पुण्य, यज्ञा एंड यश मिस्त्री, पलक, ऋचा, प्रीत, कृषांक, आयरीन, प्रसन्न, वरुण। You need to keep your camera on यार। प्रथम, ओके ओके
पलक मैं अच्छा बंदा हूँ यार, प्रीत मैं अच्छा बंदा हूँ यार। तुम लोग क्या लिख रहे हो यार? ओके ओके कंटिन्यू फर्दर। ए क्रिसांग मार खाइसो मारा हाथ नो। જો વધારે મસ્તી કરીને તો મમ્મી પપ્પાને કહીશ કે આ છોકરો લેક્ચરમાં ભણતો જ નહીં હોતો, સૂઈ જાય છે, અમારી પાસે રેકોર્ડિંગ છે। ક્રિસાંગ कैमरा चालू कर। क्रिसांग वाट लगा दूंगा अगर तू ऐसा बोला तो, है क्रिसांग? ओके विल कंटिन्यू नाउ गाइस। ये सीखने के बाद विल कंटिन्यू फर्दर। अच्छा मुझे एक चीज जरूर बताना, यहाँ पे जो मैंने स्पीड लिखी हुई है वो एवरेज रेट है। यू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरेज? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ये जो हमारा क्रिसांग है ना, वो एक दिन बड़ौदा जा रहा है, अहमदाबाद टू बड़ौदा। अभी वी नो द डिस्टेंस इज समवेयर अबाउट अहमदाबाद टू बड़ौदा इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। आज सुबह वो 9 बजे निकला है अहमदाबाद और बड़ौदा पहुंचा है वो 12 बजे। कैन यू टेल मी इसकी स्पीड क्या है? अहमदाबाद टू बड़ौदा एट व्हाट स्पीड ही हैज ट्रैवल? कैन यू टाइप इन प्लीज? चैट बॉक्स पे टाइप करके मुझे दे सकते हो कितनी स्पीड है? शिवम आपका शर्ट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। चलो मुझे टाइप करके दो इसका क्या आ रहा है। पुण्य पुटन न्यू कैमरा बेटा, इसकी स्पीड कितनी आ रही है? ए वरुण, हाउ कैन यू गेट दैट स्पीड? $33.33 kilometer per hour, correct or not? It is average speed. You know the difference between average and instantaneous, correct or not? अगर अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो देखो ये जो स्पीड आपको मिली है कि क्रिसांग जो जा रहा है, दिस इज एट दिस 33.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, एंड दैट इज एन एवरेज स्पीड। दैट डजंट मीन कि उसने अपना घर छोड़ा तब से जो उसकी कार की स्पीड थी 33.33 ही थी। चाहे बीच में ट्रैफिक बूथ आ गया, हाईवे आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसने 33.33 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाई, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक बूथ सिग्नल आया तो ही हैज टू स्टॉप, जीरो की स्पीड पे चलाया। रास्ता थोड़ा हेवी ट्रैफिक वाला है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी गया वो। एंड अगर जैसे ही रास्ता खुला मिल गया, ही मस्ट हैव ट्रैवल्ड एट 60 to 80 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर आल्सो, वी डोंट नो। बट एवरी इंस्टेंट पे स्पीड डिफरेंट थी। हमने जो डिटरमाइन किया 33.33 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एवरेज स्पीड। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमने जो यहाँ पे रेट डिटरमाइन किया है दैट इज एवरेज रेट, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है देन वी नीड टू डू समथिंग एल्स। व्हाट डू वी नीड टू डू? लेट मी शो यू दैट पार्ट। तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होता है वो इस तरीके से होता है। We want to determine, यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखे एंड उसमें से ये वाले ग्राफ पे हम जरा ध्यान देंगे। जो पहला वाला ग्राफ है हमारे पास, वो ग्राफ रिएक्शन के लिए है। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिया रखा है वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है। इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन R0 था। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर टाइम T1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है एंड एट टाइम T2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया C2 यहां तक। तो आप ये जो डिटरमाइन करते हो दैट्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C1 टू C2, और ये जो डिटरमाइन करोगे डेल्टा T, दैट इज द चेंज इन टाइम। तो अगर आपको R एवरेज निकालना है दैट इज माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस C2 minus C1 by T2 minus T1। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे किया, बराबर है कि नहीं? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये तो हमने आगे किया।
करेक्ट, ये था हमारा एवरेज। बट सपोज अगर हमें ये पर्टिकुलर टाइम पे, यही टाइम पे अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन इंस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है एज द टाइम प्रोग्रेसेस। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद वी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड एट दिस टाइम। मतलब ग्राफ के ये पॉइंट पे हम लेके आ जाएंगे। वो पॉइंट कौन सा है? द टाइम टी। उस टाइम पे हम एक चीज करेंगे, वील ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट हम सबको पता है, जो कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वैसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? टेंजेंट। वील ड्रॉ अ टेंजेंट। जो मैंने ब्लू कलर की लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया, यू कैन सी दैट। वो टेंजेंट का स्लोप निकालो। इसका जो स्लोप निकलता है, that slope will be equal to the instantaneous speed। और एक चीज याद रखना, अगर लाइन आपके पास ऐसी है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम स्लोप के आगे भी नेगेटिव लगा देंगे। हम लेंगे नेगेटिव स्लोप। हम क्या लेंगे? नेगेटिव स्लोप। आप लोगों को दिख रहा है वो? सो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, R instantaneous is negative slope। अगर आप रिएक्टेंट के बेस पे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना चाहते हो, आपको ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। Okay guys, you people are doing good। अच्छा, अभी जरा जानते हैं। ओके, कृषांग शाह हैज रेज्ड हैंड। ओके, लेट मी टेक कृषांग ऑन माइक। मैं नहीं कर कृषांग वापस बोलो बेटा। जब बोलती થઈ ગયો છે કદાચ मैं नहीं કર્યો। ओके ओके, नो इश्यू। रिया भीमानी हैज रेज्ड द हैंड। हाँ रिया, बोलो बेटा। बाय मिस्टेक हो गया कल। आप लोग सब बाय मिस्टेक मुझे हैरान करने के लिए बेटे के वन बाय वन एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे, तू हैंड रेज कर, तू हैंड रेज कर। सब लोगों की मैं वाट लगाऊंगा। आज टेस्ट है बाय द वे, देखना। ओके गाइस, वी विल कंटिन्यू फर्दर। सो यू पीपल आर डूइंग गुड। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट, लेट्स से कि प्रोडक्ट बेस पे, ये तो हमने रिएक्टेंट के बेस पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकाला। अगर प्रोडक्ट के बेस पे निकालना है तो आपको करना क्या है? सपोज यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपको रेट फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम क्या करेंगे, वो कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते पहले वो देखेंगे। ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट पे हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एंड ये टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप। और याद रखना, अगर लाइन आपकी ऐसी है देन उसका एंगल थीटा ये होता है। यहाँ पे जो पुरानी वाली लाइन मैंने बताई थी वो ऐसी थी, और उसका एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा ये होता है, और स्लोप हमेशा होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। इसलिए रिएक्टेंट बेस जो था पहला केस, उसमें स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती, बिकॉज थीटा इज इन ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज बिटवीन 90 to 180। बट सेकंड केस में थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90। सिंस इट इज 0 to 90 के बीच में है, देन उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। मतलब जब भी लाइन आपके पास ऐसी है देन उसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू सीधा आप स्लोप ही ले सकते हो। सो
अगर प्रोडक्ट बेस पे आर इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो देन हम लिखेंगे उसको डायरेक्टली इट्स इक्वल टू स्लोप। बराबर है कि नहीं? अच्छा, और डिटेल में मैं जाता हूं, जरा यहाँ पे देखना इसके अंदर हम क्या करेंगे। वन मोर थिंग, जरा ध्यान से देखते हैं। तो मैंने आर इंस्टेंटेनियस जब लिखा है उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे फोन में लिखा है, इसमें बड़ा कर देता उसको, माइनस डी आर बाई डी टी लिखा है एंड दैट्स इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप। मैंने ऐसा लिखा है, मैंने क्या लिख रखा है, नेगेटिव स्लोप। तो एक्चुअली जब हमने आर एवरेज निकाला था तो उस टाइम पे हमने लिखा था माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। सिर्फ फर्क कुछ नहीं है डेल्टा आर और डेल्टा टी एंड डी आर बाई डी टी में, एक ही छोटा सा फर्क है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी डिफरेंस लेते हैं, वो थोड़ी ज्यादा वैल्यूज के अंदर लेते हैं, और डी आर बाई डी टी भी डिफरेंस ही है बट इट इज ए मिनिस्क्यूल लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे लेते हैं। तो वो डिफरेंस को डी आर बाई डी टी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। व्हाट डू वी कॉल इट? डिफरेंशिएशन। सो माइनस डी आर बाई डी टी लेंगे। एंड अगर प्रोडक्ट के बेस पे लेते हो तो आपको लेना है dp by dt, change in concentration of product at when time t tends to zero। एक्चुअली इस तरीके से मैथ्स में सिखाया जाता है। तो dp by dt लेते हैं और यहाँ पे dr by माइनस dr by dt लेते हैं। बराबर है? आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज राइट नो, तो आप नो लिखोगे। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचने में 2 या 3 सेकंड का गैप रहता है। सो मेरे नो लिखने के बाद मैंने आपको जो बोला, मैं 5 काउंट करता हूं, तब तक आपको नो लिखना है। 1 2 3 ओके 4 4 4 ओके। अंश ने लिखा है नो, मुझे अंश को लाइन पे लेने दो, सॉरी माइक पे लेने दो। नहीं सर, नहीं, अंश, अरे गलती से हो गया सर, वो ये गलती से नो लिख दिया। हैंड रेस गलती से होता है, नो तो आपको कॉन्शियसली लिखना होता है। ओह, आई नेवर न्यू दैट। हैंड रेस गलती से हो जाए बिकॉज स्क्रीन को गलत टच कर लेते हो तो वहां पे हैंड रेस हो जाता है, मैं समझता हूँ, वो गलती से हो जाता है। नो तो कॉन्शियसली लिखना होता है। ओह माय गुडनेस, थैंक यू अंश। अच्छा, यस को ऑटो करेक्ट नो करता है। चलो अंश, चलो गाइस हम कंटिन्यू करेंगे। विल नॉट गो। मैं जानता हूँ आप लोग थोड़े से मुझे आज हैरान करने पे तुले हुए हो, बट इट्स ओके, विल कंटिन्यू फॉर द। देखो मैं आपको अभी कंक्लूजन देता हूँ। M1A M2B गिव्स अस N2C N2D, ये हमारे पास रिएक्शन है। उसके लिए हमने R एवरेज लिखा -1/m1 डेल्टा A बाई डेल्टा टी, बिकॉज वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, -1/m2 डेल्टा B बाई डेल्टा टी, रिएक्टेंट के बेस पे 1/n1 डेल्टा C बाई डेल्टा टी, एंड प्रोडक्ट के बेस पे अगेन +1/n2 डेल्टा D बाई डेल्टा टी। ये तो हमने सीखा इंस्टेंटेनियस के लिए, सॉरी एवरेज के लिए। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए फाइंड करते हैं तो फर्क एक ही चीज का आ जाता है, डेल्टा की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे TA बाई डी टी, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन हुआ, काफी अच्छी चीज हुई हमारे पास यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सबसे पहले केमिकल कंडीशन सबसे पहली चीज ये लिखोगे और आपका टाइटल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। टाइटल के नीचे ये रिएक्शन है और इसको लिख के आप मुझे डन बताओ। आप डन लिखिए कि आपने लिख लिया। अगर आपने लिख लिया तो डन लिखोगे वहां पे। सबको डन करना है बेटा लिखने के बाद।
शिवम लिख लिया बेटा? लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा। लिखना लिख लिया? पलक बाय मिस्टेक हैंड रेज किया है, यू हैव अ डाउट? पुण्य, प्रीत, रीजा, वेदांत, put on your camera. Irene Sheikh, Mitansu Bhatt. पुण्य का नहीं चालू है, रीजा शेख नहीं चालू है। वेदांत क्यों बंद कर, देख सो रहा है वेदांत, तो देखो उसके चेहरे पे। आयरीन शेख, मितांशु, आप दोनों का कैमरा बंद है। ओके गाइस, ओके, यू पीपल आर डूइंग गुड। आपने ये लिख लिया? किसी का बाकी है? आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट आफ्टर लर्निंग दिस। ओके, एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं इसके बेस पे। सपोज आपको दिया, उन्होंने दिया, देखो इस पर क्या दिया है उन्होंने। दे हैव रिटन ओके ओके मितांशु, ओके, हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, that is N2 plus 3H2 equals to 2Na3। तो देखो उसका रेट एवरेज में लास्ट टाइम ही डिस्कस किया, सबसे पहले जब एग्जांपल दिया था। एंड इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे, देखो कैन यू सी दिस, उसके रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, -1/1 dN2/dt, -1/3 dH2/dt एंड 1/2। इसको भी आपको लिखना है एग्जांपल के साथ, और लिखने के बाद डन बताइए, वापस रिटर्न कीजिए। आपने लिखा है ऐसा बोलो, WRITTEN। दोनों के अंदर हमने क्या डाल रखा है, 100 मिलीलीटर HCl। हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। पहला फैक्टर हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। दूसरी बार हमने क्या किया, लेट्स से कि 100 मिलीलीटर HCl ले लिया 1 मोलारिटी का, 2 डिफरेंट बीकर के अंदर, और दोनों के अंदर हम आयरन के डाल रहे हैं। इसके अंदर भी लेट्स से कि हमने आयरन डाला, बट यहाँ पे आयरन का एक ब्लॉक डाला है, लेट्स से कि 10 ग्राम आयरन डाला है, Fe 10 ग्राम, और इसके अंदर भी आयरन डाल रहे हैं 10 ग्राम, लेकिन इसके अंदर पाउडर फॉर्म में डालते हैं। दोनों में रिएक्शन ये होता है, Fe plus 2HCl gives us FeCl2 plus H2 गैस, यानी कि H2 गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए। तो ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो बबल्स निकलते और यहाँ पे जो बबल्स निकलते काफी फर्क है। सेकंड कंटेनर जिसके अंदर पाउडर फॉर्म में आयरन था, जिसके अंदर क्या था, पाउडर फॉर्म के अंदर आयरन था, उसमें हाइड्रोजन गैस काफी स्पीड से बाहर निकल रहा है। व्हाट डज इट प्रूव, दैट पाउडर Fe रिएक्ट्स मच फास्टर। पाउडर Fe रिएक्ट्स मच फास्टर, उसका रीजन सिंपल है कि अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में आयरन है तो पाउडर Fe के पास हमेशा सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। इट इज मोर सरफेस एरिया देन द ब्लॉक्ड Fe। आपके पास जो ब्लॉक फॉर्म में Fe रहता है उससे पाउडर फॉर्म में आयरन का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। सो हायर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट काफी ज्यादा करते हैं, उसका कोलिजन्स काफी ज्यादा होता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलिजन ज्यादा करते हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बराबर है? आपको समझ में आ रहा है मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि नहीं समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दैट? समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स द सेकंड पॉइंट फॉर अस, दैट larger the surface area, then the probability of collisions on the surface of the reactant particle is more, and that's why rate of reaction increases। क्या ये दो पॉइंट आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप लिखोगे यस, अदरवाइज लिखोगे नो।
अगर 2 पॉइंट समझ में आया तो we'll continue further. कृषांग, जितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कोलाइड करेंगे ना उतना रेट बढ़ता है। इनफैक्ट यही चैप्टर में हमारी एक कोलिजन थियरी है, काफी डिटेल में सीखने वाले। अभी के लिए इतना बता देता हूँ, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना कोलिजन ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Irene, rate of reaction is inversely proportional to surface area? No, directly proportional to surface area. Directly proportional to surface area, beta. Irene, can you hear me? Yes, sir. जितना पाउडर फॉर्म में जाते हो ना सरफेस एरिया बढ़ता है। जितना सब्सटेंस को आप छोटा करते हो ना सरफेस एरिया ऑलवेज इंक्रीजेस। तो okay, yeah. जितना छोटा करते हो आप खुद। But sir, in the powdered form, the surface area would be much lesser per particle, right? It is more. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप सब लोग इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास जो बुक है, एक ही मिनट जरा रुकना प्लीज। टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझना। हमें सीखना है रेट लो। हमें क्या सीखना है? रेट लो। व्हाट डज मीन बाय रेट? सपोज आपके पास कोई एक रिएक्शन है, लेट्स से कि M1A। एक मिनट वापस मुझे लिखने दो। लेट्स से कोई रिएक्शन है M1A plus M2B gives us M3C plus M4T. There are two reactants as we can see over here, reactant A and reactant B, and we know they have stoichiometric coefficient M1 and M2. Right now we are interested into reactant. Somehow if you have a method जहां पे आप रेट को, जो हमने रेट देखा, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर खाली रिएक्टेंट के बेस पे आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, रिएक्टेंट ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड अगर रेट को अगर आप लिख पाते हो रेस टू एक्स रेस टू वाई, 2 पावर के साथ, एंड आगे यहाँ पे एक कोएफिशिएंट लगा होगा। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करना बाद में सिखा रहा हूं। इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन दिस, देन उसको बोलते हैं रेट लो, या तो बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, या तो क्या बोलते हैं उसको? रेट एक्सप्रेशन। बराबर है कि नहीं? सो हमारी डेफिनेशन इस तरीके से जा रही है, जरा समझते हैं। The definition is like this. Suppose for a reaction Ma plus Nb gives you product. If you are able to write rate is proportional to A raised to X, B raised to Y, then this is known as a rate law. Then this is known as a rate law. इसमें थोड़े से पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो मैंने X एंड Y लिखे हैं, जो पावर लिखे, उसका कोई रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पावर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड थिंग, ये खाली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लिखेंगे, ए एंड बी दे आर ओनली रिएक्टेंट, कैन यू सी दैट? उसी को लिखेंगे और किसी को नहीं लिखेंगे। So rate of chemical reaction is directly proportional to the product. यहाँ पे लिखा है rate of chemical reaction directly proportional to the product of concentration of reactants. अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो उसको रेट लॉ बोलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में काफी सारे एरोस किए तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से एरोस। कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं लेकिन एक ही मिनट। ओके, सेकंड पॉइंट, द रेट लॉ रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
which depends upon the slowest step. स्लोएस्ट स्टेप को मैं बाद में समझाने वाला हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, ये मैंने जो लिखा ना a रेस टू x b रेस टू y, वो कोई भी थियरी बेस्ड नहीं है। मैं देखो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आपके पास रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 gives us 2HCl, इसका रेट लो बनता है कि H2 का रेस टू पावर 1 Cl2 रेस टू पावर 1। अभी उसी टाइप का एक रिएक्शन H2 प्लस Br2 gives us 2HBr, उसका रेट लो डिटरमाइन किया गया तो आपको मिला K H2 Br2 रेस टू हाफ। नाउ यू मस्ट हैव बीन वंडरिंग, अगर मैं आपकी जगह पे आई वुड हैव आल्सो थॉट कि सर ये कैसी चीज, दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम, H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Br2, लेकिन एक का रेट को अलग तरीके से मैंने लिखा, दूसरे के रेट को अलग तरीके से लिखा। यहाँ पे Br2 का मैंने पावर डाल दिया है 1, तो क्या इसमें कौन सी थियरी लगती है? इसमें कोई भी थियरी नहीं लगती है। पहली चीज, ये जो पावर है, पावर ये बताते हैं कि इसका रेट Br2 के कॉन्सेंट्रेशन के कौन से पावर में चेंज होता है, या तो H2 के कॉन्सेंट्रेशन के कौन से पावर में रेट चेंज होता है, या तो Cl2 के कौन से पावर में रेट चेंज होता है। वो एक्सप्रेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे जो पावर डाले जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट से पता किया गया, दैट उनको पता चला कि जब H2 का कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते हो तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Cl2 के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Br2 के लिए उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, दैट इज रेज टू पावर हाफ। ये एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट लोग करते हैं एंड देन दे गिव अस, सो वी कैन नॉट लुक एट द रिएक्शन एंड वी कैन नॉट राइट इट। सिमिलर दिखने वाले रिएक्शन का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेट में बता रहा हूं आपको, जो पावर्स बता रहा हूं कि इतने पावर में चेंज होगा, इतने पावर में चेंज होगा, वो सब कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है। और रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट इट इज एट ए वेरी इंट्रोडक्टरी लेवल, इतना डिटेल में नहीं है। तो हमें क्या करते हैं, हमारी बुक के अंदर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके सर्टेन वैल्यूज दे देंगे, सर्टेन जगह पे याद रखना है, सर्टेन न्यूमेरिकल में हमें ये डिराइव करना है, तब जब हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा उन्होंने दे दिया है तो उसको इंटरप्रेट करना है। तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा देने के बाद इंटरप्रेट कैसे करना वो समझना है। तो रेट लो इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। रेट लो क्या है? रेट लो इज बेसिकली, एज यू आर सीइंग ओवर हियर, इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन जहां पे रेट को आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे लिखते हो विद रेस टू सर्टेन पावर्स, और वो डिटरमाइन किया जाता है हमेशा एक्सपेरिमेंटली। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप अंडरस्टूड लिखोगे, अदरवाइज लिखोगे नो। Someone is raised hand, no issues. I'll come to that. Pratham Sah is raised hand. By mistake लिखा हो तो इसमें by mistake लिख देना प्रथम। Okay, I'll come to Pratham Sah. प्रीत, क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। काफी सारी चीजें आज क्वेश्चंस नहीं कर रहे प्रीत, क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ मैं आपको कुछ खाली रेट ऑर्डर क्या वो सिखा रहा हूँ, रेट ऑर्डर क्या वो सिखा रहा हूँ। हाँ प्रथम। हाँ सर, वही था, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे डिटरमाइन, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना। अगर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा देता है तो वही न्यूमेरिकल है, एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा और उसके बेस पे हमें कैसे डिटरमाइन करना वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। बट राइट नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक कि व्हाट इज रेट लॉ, वो सिखा रहा हूँ आपको। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, ओके। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे पॉइंट्स भी डिस्कस करना है आपके साथ। तो क्लियर माय ड्राइंग एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर। देन द नेक्स्ट पॉइंट, रेट लॉ कैन नॉट बी, देखो यहाँ पे बताया गया
जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा था ना, इट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द इक्वेशन। आपको जो रिएक्शन का इक्वेशन दे दिया गया है, कोई भी रिएक्शन का, जैसे कि N2 + 3H2 = 2Na3, अगर आप मुझे पूछोगे सर इसका रेट लो क्या है, आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई हैव नॉट डन द एक्सपेरिमेंट। Until and unless I do not perform an experiment, I cannot write it. तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि भाई इसका रेट लो, आप सीधा ये लिख दीजिए, concentration of N2⁻⁴ and concentration of H2⁻3। यहाँ पे 3 सीधा नहीं लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, रेट, ये जो पावर होते हैं, दे आर नो वे रिलेटेड टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी नोट्स के अंदर भी और टेक्स्ट बुक के अंदर भी। इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय experiments only. Rate law. The rate law may not bear a simple relationship with the stoichiometric equation. बता रहे हैं ना वो लोग नोट्स के अंदर. There is no relation between stoichiometric equation. It may not be depend upon the concentration of species which do not appear in the reaction for overall reaction. जरूरी नहीं कि हर बार वो डिपेंडेंट भी होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बाद में सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको हर एक रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। इट मे ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हर एक रिएक्टेंट जरूरी नहीं है कि वो आपको रेट लो में आएगा, समटाइम्स आएगा, समटाइम्स नहीं भी आएगा। वो सब जब हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तब मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, इज दैट फाइन? ना हम लोग लेक्चर खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जो मैंने ये जो x लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, लेक्चर छोड़ना मत। x एंड y जो लिखा है, x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। जो a का जो पावर आता है, वट एवर द पावर ऑफ वी डू हैव a के ऊपर जो हमने पावर डाल रखा है, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली y को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। एंड टोटल ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना है तो उन दोनों को ऐड कीजिए। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स जैसे कि k⁴x + b⁴y, देन ओवरऑल ऑर्डर, अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है रिएक्शन का, देन यू डू द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट विल बी इक्वल टू x + y। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज x + y। इंडिविजुअली x इज द ऑर्डर ऑफ a एंड y इज द ऑर्डर ऑफ b। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर x एंड y होता है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपको समझ में आया तो लिखिए यस, अदरवाइज लिखिए नो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बाकी है, 2 मिनट का। ओके, दैट इज गुड। तो इसी के बेस पे हम आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, देखो बहुत सिंपल सी चीज दे रखी है उन्होंने। एक ही मिनट, मेरा पेन का गुम हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच इज दिस रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन दे दी है उन्होंने। दो मिनट, मेरी यहाँ पे पेन का वो सिंबल चला गया है, पता नहीं क्यों। दो मिनट प्लीज। दो मिनट चल रहा था। ओके, सी
somehow it's not working. There is a problem. Can you read this question? Can you try to understand the solution also? दो क्वेश्चन दिए हैं एंड सॉल्यूशन. अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ में बोलिए, अंडरस्टूड लिखिए अगर समझ में आया तो. वापस टाइप करना अगर आप टाइप कर दिया है तो, क्योंकि यस कंटिन्यू हो रहा है. अंडरस्टूड लिखो, अंडरस्टूड लिखो ये क्वेश्चन, और आप ये क्वेश्चन लिख भी लो. ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, पता नहीं क्यों अभी वो मेरी पेन में लिख नहीं पा रहा हूं. ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, काफी इजी है और लिखना भी है. लिखने के बाद मुझे डन भी करना है. पुण्य ऐसे ही मत बोल, मुझे दिखा तेरी बुक में, कैमरा में देख सकता हूँ. पुण्य दिखा मुझे. पुण्य कहाँ है तू? तेरा कैमरा चालू कर और मुझे दिखा. तू नीचे लिखा हुआ झूठा, डन बोल रहा है, एक नंबर का झूठा, फिर हंस रहा है. हित लिखना चालू कर. चलो 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 लिख के मुझे डन बोलो. दिया, बट दिया, मेहता, आप दोनों का कैमरा बंद है. क्यों बंद है? वरुण, व्हाई योर कैमरा इज स्विच्ड ऑफ? पुट इट ऑन. मुझे दिखाओ कैमरा पे डन है तो. हाँ, M1 M2 के साथ कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो. कभी हो जाता है कोइंसिडेंस, कभी नहीं होता है. आयरीन, आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर. सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू सोल्व करने हैं. देखो, जेडबलई नीट के गूगल क्लासरूम में 60 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, लेकिन लास्ट लेक्चर में 48 स्टूडेंट थे, मतलब 12 स्टूडेंट एब्सेंट थे. उनको खुद सोल्व करना है जेडबलई नीट का ये टॉपिक. सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू सोल्व करने हैं. 750 से 850 सॉलिड स्टेट की टेस्ट रहेगी जेडबलई नीट वाले के लिए. फ्राइडे मॉर्निंग को 750 से 850 है. बराबर है? प्लीज जेडबलई नीट वाले सब लिख लीजिए. Has everyone written this? अभी 2-3 अनाउंसमेंट और है. कैमरा ऑन रखो. हित, कृषांक, प्रथम, जुरीन, कैमरा ऑन रखो, बंद मत करो. ओके, पहली चीज. सेकेंड थिंग, जिन्होंने सॉलिड स्टेट का रेगुलर लेक्चर अटेंड किया है अभी, उनके लिए मंडे 8 to 8:30 डाउट लेक्चर है, एंड 8:30 to 9:30 सॉलिड स्टेट की थियरी टेस्ट है.
मितांशु, मितांशु तू बेटा 10 दिन से कहाँ पे है? मैं कब से ये लेक्चर के बारे में अनाउंस किए जा रहा हूँ। तेरा माइक को अनम्यूट कर। बेटा स्कूल वाला, स्कूल में से 2 दिन पहले ही बताया। तो स्कूल वाला वो लेक्चर फ्राइडे को अटेंड नहीं करने का। मैं पलक को भी यही बोला। ओके सर। फ्राइडे बेटा ऐसा हालत है कि किसी का भी टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, देन स्कूल का लेक्चर मैं स्किप करवा रहा हूँ। ओके सर। ओके। नहीं रात को 9-10 बजे तक टेस्ट लेक्चर टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है बेटा। ओके थैंक यू। ओके, सॉलिड स्टेट का टाइमिंग लिख लिया। फिर आज की लेक्चर का टाइमिंग लिख लो। आज की टेस्ट, आज जो टेस्ट है वो है सैटरडे को, आज रात को 9 to 10 PM एंड 10:15 PM को सबमिट करना है। या तो ऑप्शन 2 जा सकते हो, संडे टुमारो मॉर्निंग 9:30 to 10:30 PM, सॉरी AM नॉट PM, मॉर्निंग में, एंड 10:45 को आपको सबमिट करना है, बराबर। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट संडे यानी कि 10th मई को आपका 3:30 to 6:30 का टेस्ट है। 3:30 PM to 6:30 PM। पहले उसमें 1 घंटा MCQ होगा, और कैसे होगा मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं फ्राइडे के लेक्चर तक बता दूंगा आपको, क्या फ्राइडे नहीं सैटरडे के लेक्चर तक। ओके, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे का लेक्चर तब तक मैं पूरा क्लियरली बता दूंगा। 4:30 to 6:30 आपकी थियरी टेस्ट होगी। 3 घंटे की ग्रेट ग्रांड टेस्ट GGT आ रही है, चैप्टर 1, 2 एंड 3। किसी को डाउट, कोई किसी को क्वेश्चन? आपके लिए और एक गुड न्यूज, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो टेस्ट होती है वो इस बार नहीं है। मतलब ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को देयर इज नो टेस्ट। ओके, हैप्पी? बट नेक्स्ट संडे को ग्रेट ग्रांड टेस्ट है, बराबर बच्चे? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है